नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर के जिस तरीके से ये जनवादी संघ और पता नहीं कौन-कौन हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, झंडे, बैनर, प्ले कार्ड, नारेबाजी, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाय तौबा क्यों है और इसके पीछे कोई तथ्य है, नहीं है या पूरी तरह ये राजनीति है। इसके अलावा जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, वो तो अब तूल पकड़ गई है। पंकज चौधरी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने तो बहुत सख्त बयान दिया है और सीधे-सीधे इसे अनुशासनहीनता माना है। तो ये मामला किस करवट बैठने वाला है, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा समय बचा तो एक आध मुद्दे और हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूँ बाबा रामदास जी के पास। बाबा जी जरा समझाइए, कुलदीप सेंगर वाला मामला ये इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? ये पूरा मामला है क्या? सर, मैंने कुलदीप सेंगर के केस को पिछले 6-7 साल से परस्यू कर रहा हूं और आज से करीब 5 साल पहले, जबकि मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, मैंने फेसबुक पे 20 लंबे बड़े लेख लिखे थे और पूरे केस को डे 1 से कि ये असली मसला है क्या। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगे, पहलवानों ने लगाए, उसको भी आपने देखा कितना डिलीजेंटली फॉलो किया और पूरी 1500 पेज की चार्जशीट और वो जो पूरी कमेटियां बैठी थी खेल मंत्रालय ने, वो पूरी की पूरी मैंने एक एक लाइन पढ़ी कि आखिर ये फिनोमेना क्या है कि किसी से अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए निर्भया कानून का दुरुपयोग करते हुए आप किसी पर भी कोई झूठा आरोप लगाते, किसी प्रूफ और इत्यादि की जरूरत ही नहीं है। आज से 10 साल पहले आपने मेरे साथ ऐसा किया था, इतना बोल देने भर से आपका कैरियर बर्बाद है। आप पुरुष हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी। चलिए, ये तो हो गई सर, ये तो बड़ी पुरानी समस्या है। इसी तरह दहेज कानूनों का दुरुपयोग, इसी तरह ये SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, अब निर्भया कानूनों का दुरुपयोग, इन्होंने लोगों ने कमाई और ब्लैकमेलिंग का ये धंधा बना लिया है। सर, वो सब तो ठीक है, ये आज की समस्या नहीं है। आज ये सब जो हो रहा है सर, अरावली पे सुप्रीम कोर्ट ने खाली एक गाइडलाइन तय की है, परंतु पूरी की पूरी टूल किट सक्रिय हो गई। 5001 ट्रैक्टर अरावली बचाने के लिए निकल पड़े। पूरा राजस्थान उमड़ गया, पूरा हरियाणा उमड़ गया, पूरा पंजाब उमड़ गया, यहां से वो पहुंच गया, टिकैत पहुंच गया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने आज से करीब 4 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर सरकार के खिलाफ नजला उतारने के लिए किसान आंदोलन जैसा कोई जेनजी आंदोलन, जिसमें किसान और ये गोल टोपी वाले जिहादी सब इकट्ठे होके भेष बदल के, कभी किसान के भेष में आ जाएंगे, कभी गोल टोपी लगा लेंगे, कभी खालिस्तानी बन के आ जाएंगे, कभी जेनजी बन के आ जाएंगे और दिल्ली घेर लेंगे और नेपाल क्रांति, बांग्लादेश क्रांति, ये क्रांति करने की कोशिश करेंगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। और इनको भारत की हर एक संवैधानिक संस्था को डीमीन करना है, डीलेजिटिमाइज करना है, उसको बताना है कि ये बिक चुकी है, ये गरीब विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये फलाना ढेकान हर विरोधी है। सर, 1200 यूनिट्स एथेनॉल की देश में या चल रही हैं या नई एस्टैब्लिश हो रही हैं, परंतु
हनुमानगढ़ वाली जो है वो पॉल्यूशन करेगी, बाकी 1212 है, 1211 पॉल्यूशन नहीं करेंगी, हनुमानगढ़ वाली नहीं लगने देंगे। सर ये टूल किट नहीं है तो क्या है? और उसको रोकने के लिए वही किसान जत्थेबंदियां, राकेश टिकैत। सर आपको मालूम है 22 प्लांट यूपी में भी लग रहे हैं। सर जब एथेनॉल बाबा का जी, प्लांट, बाबा जी आपकी बात में ऐड कर दूं, 2014 में इंडिया में एथेनॉल का प्रोडक्शन 60 करोड़ लीटर था और इस साल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1900 करोड़ लीटर का टेंडर किया है। आप जी। सुन लीजिए कि क्या प्रोडक्शन था, क्या हो रहा है आज। 60 तो करोड़ सर लीटर से ये जी, 1900 करोड़ लीटर पहुंच गया। जी, एथेनॉल प्लांट की सैंक्शन लेने में 2 साल लगते हैं। 19 या 20 सरकारी विभागों से सैंक्शन लेनी पड़ती है, राज्य सरकार के 20 विभाग सैंक्शन देते हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ वाला प्लांट नहीं लगेगा, यूपी में 22 लग रहे हैं, उनको घेरने क्यों नहीं गया टिकैत, हनुमानगढ़ क्यों गया? 22 प्लांट यहाँ यूपी किसान में भी लग मारेगा, रहे हैं। यहाँ किसान मारेगा, आओ तो सही। बाबा बैठे हैं सर। सर तो ये हाँ, सारा टूल, सर ये सारी टूल किट्स का हिस्सा है। सेंग, अब आ जाते हैं सेंगर पे। सर सेंगर को एक टेक्निकल इशू पे हाई कोर्ट ने जमानत दी है। बहस इस बात पे हुई कि यदि पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिस जिसको बोला जाता है, यदि उस ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है तो पॉक्सो में उसको 20 साल की सजा है, अन्यथा 7 साल की सजा है। तो बाकायदा हाईकोर्ट में बहस हुई कि क्या एमएलए जो है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सेंगर उस समय एमएलए था कि नहीं था, एक्स था, क्या था। तो इस पे हाई कोर्ट की रूलिंग ये आई है, मैंने जजमेंट 54 पेज का जजमेंट है सर, पूरा पढ़ा है मैंने, एक एक पेज पढ़ा है सर। जज उसने कहा कि इस केस में मैक्सिमम सजा 7 साल की है और सेंगर 7 साल 5 महीने की सजा काट चुके हैं, तो इसलिए जब तक उनकी अपील लंबित है उनको बेल दी जानी चाहिए, और हाईकोर्ट ने बेल दे दी। परंतु सेंगर बाहर नहीं आए, सेंगर अभी भी अंदर है, क्योंकि वो एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं, हत्या या हत्या का प्रयास, ऐसा कोई मामला है। पर सर जो कांग्रेसी राहुल गांधी का इकोसिस्टम है वो क्या प्रस्तुत कर रहा है कि रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपील लंबित है, सिर्फ बेल दी है, और वो भी हाई कोर्ट ने दी है, मोदी ने, योगी ने, अमित शाह ने नहीं दी है। परंतु अब सर राहुल गांधी की टूल किट क्या कहती है? तो राहुल गांधी की टूल किट कहती है कि किसी भी तरीके से भारत की प्रत्येक संस्था के बारे में यह कहो कि वो नाकारा है, निकम्मी है, नालायक है, बिक चुकी है, वो जन विरोधी है, देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। फिर वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी संस्था है, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया है तो गोदी में बैठ चुकी है, मतलब सबको बदनाम करना है, सबको, सब अडानी अंबानी ने खरीद ली है, जो कुछ भी हो रहा है अडानी अंबानी के लिए हो रहा है, ये देश अडानी अंबानी को बेच दिया गया है। सर ये प्रोपेगेंडा करके जेन जी, किसान और दुनिया भर की जत्थेबंदियों को सड़क पे उतार के किसी तरह दिल्ली को फूंक दो और मुझे पीएम बना दो। फिर वो अरावली के नाम पे हो, फिर वो एथेनॉल प्लांट के नाम पे हो, या फिर वो अब सेंगर की बेल के नाम पे हो। जी बाबा जी, मुझे आपकी बात में ऐड ये केवल ये करना है कि कुलदीप सेंगर निश्चित तौर पर उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, लेकिन ये एक परिवार की पट्टेदारी का झगड़ा है जो पंचायत चुनाव से शुरू हुआ था। और कुलदीप सेंगर चूंकि दबंग है, क्रिमिनल है, तो इन्होंने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कराई। कुल झगड़ा ये है। और ये जो बात कही जाती है कि बहन के ऊपर बलात्कार किया, ये सारी बातें बहुत बहुत गंदी हैं, बहुत फर्जी है, और ये केवल टेलीविजन का क्रिएशन है। रेप वेप की बातें एकदम फर्जी हैं। केवल परिवार में पंचायत चुनाव में एक
वर्चस्व की लड़ाई थी, और जो बढ़ते बढ़ते ये आग जो है आज यहाँ तक आ गई है, कई हत्याएं उसमें हो गई। ये तो आरोप जो है उसके ऊपर। लेकिन ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला मामला है, ये बहुत ही सस्पिशियस है। ये बाकी मामला केवल परिवार के अंदर का वैमनस्य का है, और जब दो पट्टीदारों में झगड़ा होता है ना, तो वो फिर आग जो है संभलती नहीं है। ये हर परिवार की यही कहानी है। ओमकार सर, वैसे ये जो जिस लड़की ने आरोप लगाया है ना, इसके बारे में मेरे पास बहुत डिटेल्स हैं। अगर आप अलाउ करेंगे या समय होगा, या हम इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। वो तो पूरा 40 मिनट का एक प्रोग्राम है कि वो लड़की का जो आरोप है वो टोटल फर्जी है, झूठा है। वो उस पे कोई विश्वास नहीं करता। मैं तो उन्नाव तो मेरे बगल का जिला है। मैं एक क्लिप जो आज वायरल हुई है वो आपको और दर्शकों को जरा सुनवा देता हूँ। और ये आवाज किसकी है मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्लिप आज वायरल हुई है। हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खरों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ, और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ, यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो ना। ये वीडियो, ये ऑडियो आज वायरल हो रहा है साहब। और लेकिन चौधरी साहब, एक नई जो खतरनाक परंपरा बन रही है कि हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन होगा, तो क्या हाईकोर्ट में थाने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा क्या? हाईकोर्ट क्या थाना है कि तहसील है, क्या है भाई? प्रदर्शन तो सरकारी बिल्डिंगों में थाने के सामने होता है, तहसील में होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने होता है, एसपी डीआईजी के ऑफिस के सामने होता है। अब हाईकोर्ट के सामने भी प्रदर्शन होगा। ये वामपंथी जिहादियों की हिम्मत देखिए, ये कहां ले जाना चाहते हैं। कल को आप हाईकोर्ट में पत्थरबाजी भी करेंगे, कल को आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे हिंसा भी करेंगे। तो क्या ये जो राहुल गांधी जो कहते थे कि पूरे देश में केरोसिन बिखरा हुआ है, बस केवल एक तीली की जरूरत है, तो क्या ये जो आपका जिहादी आंदोलन है डीप स्टेट का, क्या आपको लगता नहीं कि एक कदम और आगे बढ़ गया है? वीरेंद्र जी, आपको तो याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह की हिंसा 94 हुई। में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, ये लोग हाईकोर्ट के अंदर घुस गए थे, समाजवादी पार्टी के लोग, और कहा हाईकोर्ट की आज हाईकोर्ट बंद करो। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के समर्थन में पूरा यूपी बंद कराया है। तब चीफ जस्टिस सोढ़ी साहब ने प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को फोन किया था, और तब जाकर के लोकल एरिया आर्मी कमांडर मूव किया था, और तब से लेकर आज का दिन है सीआरपीएफ की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा में आज पिछले 30 साल से सीआरपी लगी है, पीएसी नहीं रहती है। सीआरपी इलाहाबाद में भी है। सर, मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। रामलीला मैदान में जब रैली हुई थी, तो सोनिया गांधी की औलादें धमका रही थी इलेक्शन कमिश्नर को कि तुम कहीं भी से होगे, हम पकड़ के लाएंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सरेआम धमकाया जा रहा था। आज हाई कोर्ट को धमकाया जा रहा है। इनका ये लोकतंत्र के रक्षक है। कहते हैं ना, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने। इनका लोकतंत्र क्या है कि जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम वोटर लिस्ट को नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं जीतेंगे एसआईआर को नहीं मानेंगे, जब तक हम नहीं जीतेंगे ईवीएम को नहीं मानेंगे, जब तक फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा हम हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, हमारे पक्ष में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, सीबीआई इंक्वायरी करे तो हमारे पक्ष में रिपोर्ट दे, ईडी हमारे पक्ष में रिपोर्ट दे। जो भी भारत की संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, यदि वो हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं मानेंगे। मीडिया हमारे मन से लिखे, यदि नहीं लिखेगा तो हम उसको गोदी मीडिया डिक्लेयर कर देंगे।
सर असल में लोकतंत्र और संविधान के सबसे बड़े भक्षक, सबसे बड़ा खतरा यदि भारत में आज किसी से है तो आज के हमारे विपक्ष से। जो इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है सर? दे आर नॉट गुड लूजर्स। ये चुनाव हार के भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और सर मैं एक बात और बता दूं, बांग्लादेश में शेख हसीना ने सिर्फ एक गलती की थी, सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगले 1 साल में राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये कोशिश करेगा और सरकार को ये मजबूर करेगा किसी तरह कि ये हमको जेल में बंद कर दें। और जैसे ही ये जेल में बैठेंगे तो ये प्रचार करेंगे कि हाय हमको तो जेल में बंद कर दिया, लोकतंत्र खतरे में है, पूरा विपक्ष मोदी ने जेल में बंद कर दिया और चुनाव आयोग तो इनका है, ईवीएम तो इनकी है, वोटर लिस्ट तो इनकी है। सर ये टूल किट का हिस्सा है। और लोग कहते हैं ना कि नहीं ये हार चुके हैं, बिल्कुल नहीं सर। सर ये मोहम्मद गौरी है, ये 16 बार हारेंगे, पर अगर एक बार भी जीत गए तो उस दिन पृथ्वीराज की गर्दन उतार लेंगे। सर ये मोहम्मद गौरी है, ये 95 बार हार गया, 100 बार हारेगा, 200 बार हारेगा, पर अगर एक बार भी जीत गया तो उस दिन पृथ्वीराज की गर्दन उतार ली जाएगी। जी वीरेंद्र जी, पंकज चौधरी काफी नाराज हैं एमएलए से जो ब्राह्मण कुटुंब बनाने और बैठकें कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बैठकें रिपीट ना हो और आप नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है, इस तरह का कोई भी काम पार्टी के संविधान और आदर्शों के अनुकूल नहीं है। बीजेपी उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में भरोसा नहीं करती है। भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधियों को दोहराया तो ये सीधे अनुशासनहीनता माना जाएगा। बहुत सख्त बयान है, बहुत कड़ा रुख है बीजेपी नेतृत्व का। नहीं, सबको टोटल देखिए, संगठन को लेकर के कल मेरी संघ के कुछ लोगों से बात हुई थी। वो सब लोग जो है बीजेपी के संगठन की स्थिति को लेकर सब लोग बहुत चिंतित हैं। यहाँ पे जो है इस समय एसआईआर चल रहा है, आज तो समाप्त हो गया और योगी जी ने 2 हफ्ते पहले चेतावनी भी दी थी। तो किसी विधायक की ओर से ये कोई तो सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने सरकार की संगठन की इस चिंता की ओर को ध्यान दिया है और उन्होंने ये प्रयास किया है कि जो एसआईआर हो रहा है उनके क्षेत्र में कोई वोटर छूट ना जाए। लेकिन एमएलएस की हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक समस्या तो विधायकों की है, संगठन में सरकार में जो दूरी है। बड़ी संख्या में विधायकों की ये शिकायत है कि जिले में डीएम एसपी उनकी नहीं सुनते, उनका इलाके का थानेदार उनकी नहीं सुनता। और जब संगठन की ओर से योगी जी को 9 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी संगठन और सरकार में दूरी बनी हुई है। और जिस तरीके का सहज स्वाभाविक सदस्य मुख्यमंत्री को बीजेपी संगठन का होना चाहिए था, वो स्थिति अभी बन नहीं पाई है और इसके लिए बीजेपी दोषी है। ये क्यों आपने जो है ये दूरी बना के रखी है? क्यों आपने एक ऐसे आदमी को 3 साल संगठन का अध्यक्ष बना के रखा, भूपेन्द्र चौधरी, जो कभी लखनऊ के बाहर जाता ही नहीं था? तो ये बहुत जटिल मामला है। ये केवल जाति का मामला नहीं है और ये केवल दबाव बनाने की राजनीति केवल इसलिए है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, 1 साल बचे हुए हैं, हर व्यक्ति को अपने अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए हो रहा है। और ये चेतावनी देने से किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई समाधान नहीं निकलता है। इट हैज टू बी डन थ्रू कंसल्टेशन, जो उनकी समस्याएं हैं। और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को अब जो है विधायकों से नियमित मिलने का सिलसिला शुरू करना होगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष जुलाई में मुख्यमंत्री के यहाँ से लगातार इस तरह की तस्वीरें और वीडियो आती हैं कि वो आज फला जिले के विधायकों से मिले हैं, आज उन जिले के विधायकों से मिले हैं। नहीं, लास्ट ईयर जुलाई में लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने बड़े युद्ध स्तर पर
यूपी में जो विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी की थी, और एक ही महीने के अंदर मुख्यमंत्री ने सारे विधायकों से मुलाकात की थी, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां उपचुनाव होना था, उनके लिए 8-8, 9-9 मिनिस्टर्स की एक टीम बना ली थी, और 10 में 8 सीटें बीजेपी ने जीती भी थी। लेकिन संगठन एक ऐसा काम होता है जिसको बालू में तेल डालना कहते हैं, आपको लगातार काम करते रहना होता है। तो ये इस तरह के जो विरोध उभर के आ रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान संभव है केवल संवाद के जरिए। और मुख्यमंत्री ने तो के यहाँ से एक विधायक को फोन भी किया था कि भाई ये क्या मीटिंग हो रही है, तो उसी के तुरंत बाद जो है वो पूरी सभा बर्खास्त हो गई थी। तो राजनीति में इस तरह की दबाव की राजनीति होना कोई ओबी रूलिंग पार्टी में कोई असामान्य बात नहीं है। और जो भी पार्टी होती है, बीजेपी में असामान्य बात है ये। बीजेपी जो में भी पार्टी सत्ता में होती है, हमेशा ये शिकायत होती है कि साहब कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है। ये कांग्रेस की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी 1980 में, तब से मैं देख रहा हूँ। जनता दल की सरकार आई तब भी यही समस्या थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने 1991 में, तब भी समस्या थी। मूल समस्या ये है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से कार्यकर्ता हर जिले में दलाली करते थे और जम के पैसा कमाते थे और एक शब्द था जलवा, वो जलवे वाली संस्कृति बीजेपी में नहीं है। नहीं तो क्या ये लोग चाहते हैं कि इनको मुंह मारने की छूट दी जाए तब ये ठीक रहेंगे? ये असली समस्या है, ये असली समस्या है। तो फिर ये मत कहिए ना कि बाबा नहीं मिलते हैं या बाबा जी मैं उनकी बात कह, ये जो एमएलए कह रहे हैं उनकी बात कह रहा हूं मैं, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। विधायक लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री से जो है हम लोग मिल नहीं पाते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये विधायक लोग कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर वो लूट करना चाहते हैं, उसकी छूट चाहते हैं, तो अलग बात। बाबा जी ये मसला कहीं ठाकुर बनाम ब्राह्मण तो नहीं बन रहा है, राजपूत बनाम ब्राह्मण तो नहीं बन रहा है? नहीं सर, नहीं। देखिए मैं बताऊं आपको, मेरे एक बहुत खास परिचित एमएलए साहब हैं। एक बार मेरी उनसे बात हुई बड़ी डिटेल, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और वो व्यथा मुझे जेन्युइन लगती है। उन्होंने कहा जी एमएलए का टिकट ले लेना और चुनाव लड़ना कम से कम भी 5 से 10 करोड़ का खर्चा है। उसके बाद एमएलए के रूप में 5 साल सक्रिय रहना, रोजाना 10-20 हजार रुपए का खर्चा है। कहते पिछला 5 करोड़ जो लगाया था वही रिकवर नहीं हुआ, अगला चुनाव लड़ेंगे कैसे, पहली समस्या। बाबा जी आप मुझे ये बताइए, ये इतने भोले हैं क्या? मैं बता रहा हूं सर, तो इनके ये चाहते क्या है, ये वो उनका है, तो ये चाहते क्या है भैया? जो विधायक निधि आती है उसमें 40% कमीशन चाहिए, ठेकेदारी चाहिए, पट्टेदारी चाहिए, हर थाने से वसूली चाहिए, हर कमाऊ विभाग से मलाई खाने को चाहिए, आरटीओ से चाहिए, मतलब जहां पर भी अवैध खनन, पट्टा, माइनिंग, हर चीज से एमएलए को कमीशन चाहिए। बाबा के राज में ये संभव नहीं है, तो बाबा पे ये दबाव बना के सर 1 साल लूट खसोट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि 1 साल जम के पैसा कमाएंगे तभी अगला चुनाव लड़ेंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये कहते हैं कि सब हमें लूटने और मुंह मारने की छूट नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कोई कष्ट नहीं है। जब ये चुने जाते हैं तब इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनके हाव भाव देखिए, इनका पहनावा देखिए, इनकी शैली देखिए, इनकी जीवन शैली, इनके संसाधन देखिए, और जब ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं जरा तब देख लीजिए कि कितनी इनकी जो है लकदक वाली जिंदगी हो गई है 5 साल में। और इसके बाद भी अगर वो ये रोना रो रहे हैं कि हमें लूटने और खाने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर क्या पूरे प्रदेश को लूटने का इरादा है? बिल्कुल यही इरादा होता है सर। जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता होता है उसको क्या चाहिए होता है? वही ठेका, पट्टा, थाने और तहसील की दलाली।
और कार्यकर्ता क्या करता है? अच्छा, आजकल कौन सी दरी बिछाता है कार्यकर्ता, बताइए? आजकल तो कोई नहीं बिचारा। चुनाव की पर्ची तक नहीं देनी पड़ती। मैं एक बात पूछता हूं कि जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है वो 5 साल काम क्या करता है पार्टी के लिए? एक बार मेरी एक कार्यकर्ता से बहस हो गई, मैंने कहा मैं पार्टी के लिए अरे 18 पन्ना घंटे प्रमुख रोज क्या काम कर रहा है करता हूं। बताइए? पन्ना प्रमुख क्या कर रहे हैं आजकल बताइए? एसआईआर क्यों पे काम क्यों नहीं हो रहा है? सर वो जमाने गए जब दरियां बिछाई जाती थी या पार्टी हाँ। के लिए कार्यकर्ता। आजकल कल भी मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि आजकल सबसे बड़ा कार्यकर्ता जो पार्टी की नीतियां लोगों तक पहुंचा रहा है वो ये फोन है। ये सबसे बड़ा कार्यकर्ता है पॉलिटिकल पार्टियों का, सरकार का। एक एक चीज सरकार वोटर तक पहुंचा रहा है। कार्यकर्ता सिर्फ दलाली के लिए छूट चाहिए उसको। अच्छा, एक भौकाल भी होता है सर। मेरा एक भतीजा है, वो समाजवादी पार्टी का बहुत छोट भैया टाइप नेता है। एक दिन मेरे सामने रौब गालिब करने के लिए उसने लोकल एसडीओ, बिजली विभाग के एसडीओ को फोन मिलाया मेरे सामने और उसको गरियाने लगा। वो बेचारा सर 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 कर रहा था। इनफैक्ट वो उसको जो गरिया रहा था ना, वो सिर्फ मुझे ये सुना रहा था कि देखो मेरी इतनी चलती है, सपा की सरकार थी। भाजपा में सर ये कार्यकर्ता को ये सुख नहीं मिलता। थानेदार नहीं कहता है। भाग जाओ साले, नहीं टांग तोड़ दूंगा आज के बाद थाने में घुस गए तो। भाजपा कार्यकर्ता को देखते ही थानेदार ऐसे बिहेव करता है। डीएम नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता। सबसे बड़ा कष्ट ये है नेताजी लोग का। अरे दलाली बंदूक का लाइसेंस चल नहीं रही। बन रहा सर, बंदूक का लाइसेंस नहीं बन रहा। हाँ, इनके कहने से कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये सिर्फ दलाली करते हैं और कुछ करते नहीं है। पब्लिक, एक बात बताइए सर, कौन, आप बोलिए सर फलानी जगह हैंडपाइप लगाना है, फलानी जगह ये जन समस्या है, कौन डीएम मना कर देगा सर काम करने से? जब तुम अपने पर्सनल, और तुम 5 लाख रुपया लेके जो है किसी का लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, डीएम को भी पता है, एसपी को भी पता, नहीं बनाता। नहीं तो हर चीज में तुमको प्रधानमंत्री ने 40% कमीशन चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया था कि मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, ऐसे 1 लाख युवा चाहिए। उनको मैं लेकर के आऊंगा और उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो रोग लगे हुए हैं ना लोगों को कि साहब खुली छूट मिले हमें हर चीज में, हमें रोका टोका ना जाए, और चीफ मिनिस्टर भी आंख बंद करके बैठ जाएं और ऊपर वाला नेतृत्व भी जो है हमें रोके टोके ना, और हमारे टिकट की गारंटी दे दे अभी से ही लिख करके कि भाई तुझे कोई नहीं हटाएगा, तुझे फिर नहीं टिकट सर, मिलेगा। 1 साल खूब लूटने कमाने दे। 1 साल में हर चौधरी साहब, एमएलए ने 5 करोड़ का चौधरी साहब, टारगेट रखा होगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। पिछले 9 साल में यूपी में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या कहीं आपको ठेके पट्टे में कहीं घोटाले की खबर मिली? यूपी में एक्सप्रेसवे और हाईवेज के ऊपर भी इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे अकेले 50,000 करोड़ रुपए का है। क्या किसी ठेकेदार को उसमें काम मिला? और वो बड़े बड़े काम है, वो बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना है 9,000 करोड़ रुपए का, वो सॉरी 4,000 करोड़ रुपए का। क्या उसमें क्या आपको लगता है कि लोग नाराज नहीं हुए होंगे? उन्हें ठेका पट्टा नहीं मिला। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है 250 किलोमीटर का, वो भी कई हजार करोड़ रुपए का है। क्या उसमें किसी को क्या किसी को फायदा मिला? लखनऊ से गाजीपुर बलिया तक बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 11 साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए का। क्या किसी कुछ मिला? तो यूपी में जो पिछले जो 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 बड़े काम हुए हैं उनमें जो 5 लाख करोड़ रुपए का जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उठे हैं, अब उसमें किसी को कुछ मिला ही नहीं। अयोध्या, काशी और गोरखपुर में कम से कम जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से कम का नहीं है पिछले 8-10 सालों में। तो अब बताइए, तो ये सब चीजें हो रही हैं और लोगों को करोड़पति बनने के सपने थे वो सब धराशायी हो गए हैं। तो नाराजगी तो होगी ना। अब अपना घर भरने के लिए अगर कोई राजनीति में आना चाह रहा है और बीजेपी में चुनावी राजनीति करना चाह रहा है,
तो फिर उसको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि यहाँ खुली लूट की छूट नहीं दी जाएगी। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कि शुरू में जब ये चुन करके आते हैं तब इनकी हालत देखिए, और जब 5 साल हो जाते हैं तब इनकी हालत और ऐशो-आराम देखिए, पता लग जाता है कि लूटा-पाटा है या नहीं लूटा-पाटा है। या विधायक की जितनी अपनी तनख्वाहें होती हैं, वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, उससे तो इतने ठाट-बाट नहीं होते हैं। और बहुत सारे एमएलए के घर-बार सब बदल जाते हैं, वो वैभवता को प्राप्त हो जाते हैं। वो कैसे हो जाता है? कोई करिश्मा होता है, मेहर होती है, या कोई फरिश्ता आकर के जादू की छड़ी से सब कुछ चेंज कर देता है। ये तो पुजापा इनको फिर भी चढ़ता है भट्ट साहब। ये अपनी तरफ से चाहे जितनी कोशिश कर रहे हों, उतना तो नहीं हो पाएगा जितना आप बता रहे 5 लाख करोड़ के काम हैं और इनको उसमें भी मुँह मारने की छूट मिल जाए, लेकिन पुजापा तो फिर भी देखिए, चढ़ता है। रूलिंग पार्टी में सेंटर ऑफ पावर दो रहेंगे, एक है विधायी सेंटर ऑफ पावर यानी मुख्यमंत्री, और दूसरा है संगठन। बस अब हर जिले में तो पावर सेंटर नहीं बन सकता। अखिलेश यादव के जमाने में कोई कहता था कि 3.5 मुख्यमंत्री हैं, कोई कहता था 4.5 मुख्यमंत्री हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने में कई लोग थे जिनके बारे में मशहूर था कि ये मिनी चीफ मिनिस्टर हैं। अब योगी जी के राज में या बीजेपी की सरकार में कोई मिनी मुख्यमंत्री नहीं है। क्या आपने कभी सुना है गोरखपुर में कोई मिनी चीफ मिनिस्टर है? लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते थे तो हमेशा इटावा में मिनी चीफ मिनिस्टर होता था। बाबा जी से पूछिए, क्या नहीं होता था? सर मैं एक बात तो बताऊं आपको, क्या गोरखपुर में कोई मिनी चीफ मिनिस्टर है? कभी सुना आपने ये? सर विधायकों की असंतुष्टि का एक कारण और भी है। आपको मालूम है हर प्लम पोस्टिंग का रेट होता है, हर थाने का रेट होता है। अगर आपको किसी जिले का सीएमओ बनना है तो उसका मान लीजिए 50 लाख का, 35 लाख का, 40 लाख का रेट है। पहले नेताजी लोग ये काम किया करते थे, अब नेताजी लोग हो गए हैं बेचारे पंगु हैं, तो अब सारा पैसा नौकरशाही डकार जा रही है। सर आपको क्या लगता है आज भी सीएमओ की पोस्टिंग होती तो पैसे ही देके है, परंतु अब वो पैसा नेताजी लोग के जेब में नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा नौकरशाही डकार रही है। एक असंतुष्टि का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये जो बार बार बोलते हैं ना नौकरशाही बेलगाम है, नौकरशाही बेलगाम है, पैसावा सारा नौकरशाही खा जा रही है। ये जो मगरमच्छ बैठे हैं ना सफेद पोश, इन तक नहीं पहुंच रहा है। सबसे बोला कि ये सब बाबा के कारण है कि बाबा हमको नहीं लूटने दे रहे हैं। नहीं, बाबा खुद भी तो नहीं लूट रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, पर सर नौकरशाही तो लूट रही है ना। आप बताइए वीरेंद्र सर, आप लखनऊ में बैठे हैं, आप बताइए किस चीज में रिश्वत का रेट कम हो गया है? आप बताइए। लोग तो बताते हैं हर चीज का दुगना हो गया है, पर वो पैसा जा किसकी जेब में रहा है? इन विधायकों की जेब में नहीं आ रहा है, उतना नहीं आ रहा। सर ये अब नमक दाल में नमक बराबर कमा पा रहे हैं। वो जितना वैभव आप देख रहे हैं ना सर, वो दाल में नमक बराबर है। आजकल पैसा कमाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग कर लेता है। आप फोन करिए तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप कुछ लीजिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। हर आदमी जो है पत्रकार बना बैठा है। एक सर मेरे सैदपुर क्षेत्र में कम से कम 200 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो कि डेली की खबर कर रहे हैं। 200 लड़के सिर्फ सैदपुर में एक चीज की रिपोर्टिंग होती है। एक बस वाले ने एक टोटो वाले को पीट दिया सड़क पे कि तुम मेरे नंबर के आगे जो है सवारी उठा के जा रहा है। अगले दिन सर 20 यूट्यूब चैनल उसको कवर कर रहे थे। बेचारे बस वाले, बस मालिक की ऐसी तैसी हो गई। अब सब नेताजी भी तो घबरा रहे हैं ना कि कल को हमारे भी कोई वीडियो आ जाएगी इसी तरह। बहुत खतरनाक। सर आप जरा पता करिएगा किसी विभाग से, ये जो यूपी में जो खाद का संकट है ना, ये भी बहुत बड़ा इसमें योगदान यूट्यूबर्स का है पूर्वांचल में। ये खाद का संकट जो है पूर्वांचल में, इसमें बहुत बड़ा योगदान यूट्यूबर्स का है। और मैं खाली आपको एक आंकड़ा दे दूं कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो है आपका खरीफ के ये खरीफ के समय जुलाई तक जो है 30% ज्यादा खाद बढ़ चुकी थी। उसके बावजूद भी संकट बना हुआ है।
और लोगों को जानकारी नहीं है। मोदी जी के पीएम बनने के बाद पिछले 10 सालों में भारत में 80 लाख टन यूरिया के प्रोडक्शन के नए प्लांट लग गए हैं, चालू हो गए हैं। गोरखपुर का प्लांट को चालू हुए आज 5 साल से अधिक हो गया है। 12 लाख टन यूरिया वहां बन रही है। अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे तो उस समय भी जो है इंडिया की 2 कंपनियां हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने रशिया में प्लांट लगाने जा रही हैं। उसके अभी एमओयू साइन हुए हैं और उसका भी जो है 50 लाख टन से ज्यादा का प्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को केवल गाली देते रहना है। अरे ये भी तो बताइए कि योगी जी के राज में गन्ना किसान की राजनीति ही समाप्त हो गई। गन्ना किसानों को करंट पेमेंट हो रहा है। 2025 में गन्ना किसानों का नवंबर का पेमेंट हो चुका है, दिसंबर का भी 1 हफ्ते 10 दिन में पेमेंट हो रहा है। गन्ना किसान केवल समय पे भुगतान चाहता है। वो हर साल जो है स्टेट एडवाइजरी प्राइस में बढ़ोतरी नहीं चाहता है, वो केवल समय से अपना भुगतान चाहता है। वो हो रहा है। अब वो टिकैत की राजनीति कहाँ चल रही है गन्ने को लेकर के? लोक दल की राजनीति कहाँ चल रही है गन्ने को लेकर के? पूरे 48 जिलों में कहाँ है बताइए? मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है और मुरादाबाद मंडल है, बरेली मंडल है और लखीमपुर है, सीतापुर है, बस्ती है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है। कहाँ है गन्ने की राजनीति? मुझे बताइए। ये विधायक क्या विधायकों को क्या कोई सलामी देता है चीनी मिल वाला? नहीं देता। ये भी एक समस्या है ना। ये समस्या बढ़ेगी साहब आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, साझा करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।